चलो मैं पिछली क्लास को कनेक्ट करते हुए दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूं, ये समझ लो फ्रेश क्लास, ठीक है। बट आप लोग जानते हो तो आप लोग आंसर करते जाना, ठीक है, जो जो चीजें हैं। तो पिछली क्लास में मैंने मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट किया था। प्लेन का मोशन मतलब ये वॉल है, इस वॉल में अगर एक छिपकली मूव कर रही है तो मतलब वो मोशन इन अ प्लेन है, जिसमें उसके दो कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। वेक्टर और स्केलर, ये दोनों क्वांटिटीज के बारे में मैंने डिस्कशन किया था। तो यहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है ना, ये यहाँ पर पूरे पीपीटी में लिख दिए, अपडेट किया उसको। और वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस होता है सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है। पहला डिफरेंस क्या है, स्केलर में क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी स्केलर में, लेकिन वेक्टर में या मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी एक चीज चेंज हुआ तो क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। समझ में आया? फिर थर्ड, नॉर्मल ऑर्डिनरी अलजेब्रा जो है यहां पर फॉलो होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, लाइक 2+3 वाला। लेकिन वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में वेक्टर अलजेब्रा और उसके रूल फॉलो होते हैं, जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे, वो सब चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं फिलहाल। बट उसके पहले ना कुछ चीजें और यहाँ पर देख लेते हैं वेक्टर से रिलेटेड। तो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता है। मेरे वर्ड को सुनते जाना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्शन होता है, लाइन सेगमेंट होता है। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है उसे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये दिख रहा है, ये वेक्टर ए बी है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए बी, और ये बन जाएगा एरो। रीड करेंगे वेक्टर ए बी, ठीक है। ए इसका इनिशियल पॉइंट है, बी इसका टर्मिनल पॉइंट है। क्लियर हो गया? मतलब ए से बी जा रहा है, और इसको कई बार सिंगल लेटर से भी डिनोट करते हैं, वेक्टर ए, ऐसा भी हम यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। इसके बाद जो जो चीजें हमने पहले पढ़ी थी उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वर्ड से क्लियर है, वो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को बताता है। जैसे अगर मान लो यहां पर एक पॉइंट P है, 3 डायमेंशनल स्पेस में है ये पॉइंट, मतलब उसका एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट होगा। समझ में आया? तो ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करने पे जो लाइन सेगमेंट बनेगा उसे उस पॉइंट का क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। और इसके बाद फिर आगे हमने क्या क्या चीजें देखी थी, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ा था, जिसमें जीरो वेक्टर देखा था। क्या होता है जीरो वेक्टर? वेरी गुड। मैग्नीट्यूड उसका क्या होता है, जीरो। और कुछ, नल वेक्टर, इसका एक और अल्टरनेटिव है। और कुछ, इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, सेम। मतलब ए डैश या फिर बी डैश, ये सारे क्या है, नल वेक्टर। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1, और इसका रिप्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर मान लो वेक्टर ए एक यूनिट वेक्टर है, तो उसको हम ये ऊपर में कैप लगा देंगे, मतलब आप इस कैप का मतलब समझ जाओगे ये वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ठीक है। फिर कौन सा वेक्टर है, को इनिशियल, मतलब इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम। जैसे यहां से एक हो गया वेक्टर ए बी और यहां से हो गया एक वेक्टर ए सी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कोलिनियर वेक्टर, मतलब पैरेलल वेक्टर, सेम लाइन के पैरेलल होते हैं तो उन वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। ग्राफिकली अगर देखा जाए तो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये सारे वेक्टर क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर में जरूरी नहीं है कि दोनों का डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है, लेकिन सेम लाइन के क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए। फिर क्या पढ़ा हमने, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, पोजीशन अलग हो सकती है। अब ये तीनों चीजों में क्या फर्क है समझो। जैसे मान लो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब लेंथ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन पोजीशन अलग है, ये यहां पर है वो वहां पर है, तो भी ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, इक्वल वेक्टर। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया?
ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बारे में देखा था, और क्या किया था, हाँ ये एक एग्जाम्पल देखा था, इसमें आपको 4 वेक्टर दिख रहे हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। इसमें को इनिशियल वेक्टर कौन से हैं, को इनिशियल, ए एंड डी को इनिशियल। को लीनियर वेक्टर कौन से हैं, ए और सी कोलिनियर क्योंकि पैरेलल है, बी और डी कोलिनियर क्योंकि पैरेलल है। इक्वल वेक्टर कौन से हैं, वेक्टर बी और वेक्टर डी क्या होंगे, इक्वल। क्या ए और सी इक्वल होंगे, नहीं। को टर्मिनल वेक्टर कौन से हैं, को टर्मिनल, सेम टर्मिनल पॉइंट, सी और डी क्या हो जाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर। समझ में आ गया सबको ये। फिर उसके बाद हमने वेक्टर कंपोनेंट्स देखा था, अगर आप लोगों को याद हो, वेक्टर कंपोनेंट्स और उसका स्केलर, ये सब मल्टीप्लिकेशन। कंपोनेंट पे आते, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को परेशान करता है थोड़ा सा, कि अगर मान लो कोई भी एक पॉइंट है, इस तरीके से मान लो यहां पर एक पॉइंट आ रहा है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। अच्छा, ये मैं I, J, K वगैरह भी बताया था, ये सब याद है तुम लोगों को ना? हाँ, ये इसी डायग्राम से बता देता हूं, इधर पे ध्यान देना, ठीक है। मान लो ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस का डायग्राम हो गया। यहां पर ये एक्स एक्सिस है, जो अगर देखा जाए तो आपकी तरफ जा रहा है, लेकिन उसको बनाने के लिए फिगर में ऐसा बनाया गया। ये वाई एक्सिस और ये क्या है, जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में अगर एक पॉइंट आ रहा है ए, उसका कोऑर्डिनेट है मान लो 1 0 0, है ना। तो ओरिजिन से इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा, ये भी एक वेक्टर होगा, और ये एक यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि इसका लेंथ कितना है 1, इसलिए यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या है इसका, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर वही लिखा है, ओ ए इज यूनिट वेक्टर along x axis and it is represented by I cap. y axis के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, j कैप से, और z एक्सिस के डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर बनेगा उसको हम डिनोट करेंगे k कैप से। समझ में आ गया? कैप लगा है मतलब समझ गए क्या है, ये यूनिट वेक्टर, ठीक है। और I का मतलब x का डायरेक्शन, j का मतलब y का डायरेक्शन, और k का मतलब z का डायरेक्शन। क्या ये क्लियर हो गया? तो अगर मान लो कोई पॉइंट यहां पर आता है, तो यहां पर x का मतलब क्या है, वो पॉइंट x एक्सिस में कितना दूर चला है, y एक्सिस में कितना दूर चला है, और z एक्सिस में कितना दूर चला है। समझ में आ गया ये चीज? जैसे यहां पर ये x एक्सिस में कितना दूर चला है, 1 यूनिट, लेकिन ये पॉइंट x एक्सिस में कितना दूर चला है, x यूनिट। समझ में आ रहा है ये चीज? ये y एक्सिस में 1 यूनिट चला है, लेकिन ये y एक्सिस में कितना यूनिट चला है, y यूनिट। समझ में आ रहा है ये चीज? तो अगर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो उनका जो पोजीशन वेक्टर होगा, जो पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से ही निकाला जाता है, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओपी जो होगा, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और ये आई जे के को हम बोलते हैं वेक्टर के कंपोनेंट्स। समझ में आ गया ये चीज? तो यहां पर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। ये क्लियर है सबको? ठीक है। अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर ओपी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सिंपल सा तरीका है, रूट ओवर ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, प्लस ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और ये वाले कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब कि जेड स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? हटा दूं फिर इस चीज को मैं? अब चलो, एक क्वेश्चन मुझे अच्छा दिखा जो इसी से रिलेटेड था, उस क्वेश्चन को मैं पहले डिस्कस करता हूं, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो अभी तक मैंने बताया वो सब नोट किया था ना तुम लोगों ने? हाँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सामने पढ़ो क्या लिखा हुआ है, और नोट करो ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करो, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में अगर अच्छे बनाने हैं तो आपको प्रॉपर एकदम ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, अ पार्टिकल कवर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। A particle covers a displacement of 12 meter towards east, 9 meter towards the north, 9 meter towards the north,
and 8 meter vertically upward, and 8 meter vertically upward. नोट किया सबने? Find the magnitude of the sum of these displacements. Find the magnitude of sum of these displacements. Okay? अब इस चीज को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, मान लो मैं वो पार्टिकल हूं और मेरा मोशन इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, तो सबसे पहला क्या बोला उसने, 12 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट। तो यूजुअली ईस्ट हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, नॉर्थ हम ये सामने वाला ले रहे हैं। तो 12 मीटर ईस्ट मतलब मान लो ये 12 मीटर आ गया मैं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 9 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो ये मान लो 9 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ आ गया। फिर क्या बोल रहा है, 8 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर हो गया? तो मेरी इनिशियल पोजीशन से जो मेरा मूवमेंट था वो 12 मीटर इधर हो गया, फिर कितना हो गया, 9 मीटर नॉर्थ हो गया, फिर 8 मीटर क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। अगर इस चीज को आप डायग्राम में देखोगे, 3D के डायग्राम में, तो वो कैसा दिखेगा? देखो ये वाला जो एक्सेस है ये नॉर्थ बता रहा है, मतलब जो बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है, मान लो वो नॉर्थ हो गया, ये क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया, वर्टिकली अपवर्ड हो गया। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले वो 12 मीटर कहां पर जा रहा है, ईस्ट। फिर उसके 9 मीटर कहां पर जा रहा है, नॉर्थ, अंदर की तरफ जा रहा है बोर्ड के, समझ गया ना? फिर उसके बाद 8 मीटर वो कहां पर जा रहा है, अपवर्ड। तो वो फाइनली कहां पर जाके रुक रहा है वो पार्टिकल, पॉइंट सी पे। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट पूछूं कि भाई कोऑर्डिनेट क्या है बताओ, तो ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में वो कितना चला, 12 यूनिट्स, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 12। ये वाई यूनिट, वाई एक्सिस मान लेते हैं, तो वाई एक्सिस में कितना चला, 9 यूनिट। और ये अपवर्ड मतलब क्या हो गया, जेड एक्सिस, तो जेड में कितना चला वो, 8। क्या ये समझ में आ गया? अब उसकी फाइनल पोजीशन का अगर मैं पोजीशन वेक्टर निकालूं, या जिसे आप क्या बोलेंगे फिजिक्स के सेंस में, डिस्प्लेसमेंट, जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम किससे डिनोट करेंगे, वेक्टर ओसी से। क्या ये क्लियर हो गया? तो वेक्टर ओसी आपको मिल गया। अब आपको इस वेक्टर ओसी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। यस करेक्ट, लक्ष्य सही निकाला है। वेक्टर ओसी का क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो पहले वेक्टर ओसी के कंपोनेंट लिखेंगे, तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके, 12i प्लस 9j प्लस 8k। क्या ये क्लियर हो गया? कैसे निकला समझ में है ना, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था। फिर उसके बाद इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओसी, दैट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 12 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो कितना होगा, 12 स्क्वायर 144 प्लस 81 प्लस 64, ऐड करो पूरे को, ये आएगा रूट ओवर 289। क्या ये क्लियर हो गया सबको? मतलब ये कितना आ गया, 17। आया क्या समझ में? तो वेक्टर कंपोनेंट्स को हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं। ओके, तो हालांकि अगर आप इस बुक का सॉल्यूशन देखोगे ना, तो वो आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग मेथड होता है, तो आप बुक के सॉल्यूशन मेथड पे मत जाना। ठीक है, मैं जो समझाया उस मेथड से करोगे तो ज्यादा आसान है। इसने पहले क्या किया, इसने पहले ना ये निकाला, वेक्टर ओबी निकाला। वेक्टर ओबी निकालने के लिए उसने यहां पर ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी यूज किया। समझ में आ रहा है ये चीज? फिर उसके बाद क्या निकाला, फिर ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेके वो निकाला। बट हमने वेक्टर पढ़ लिया तो हम सीधा उसको अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलो वापस आते हैं पीछे, जो हम रिवाइज करते जा रहे थे उन्हीं टॉपिक्स को लेते हुए। तो ये वाली चीज सबको क्लियर हो गई थी ना, कंपोनेंट्स वाला पार्ट। ओके, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसमें हमने दो लॉस पढ़े थे। सबसे पहला कौन सा था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है, मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, अगर मुझे इन दोनों वेक्टर का एडिशन निकालना है, एडिशन के बाद जो रिजल्टेंट मिलेगा वो निकालना है, तो रिजल्टेंट में भी दो चीजें मिलेंगी, क्योंकि हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, वेक्टर,
और वेक्टर में दो चीज होंगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की स्टेटमेंट सामने लिखी, क्या लिखा है पढ़ो। If two vectors can be represented both in magnitude and direction by two sides of a triangle taken in same order, तो ये दो साइड्स हो गए किसी ट्राइंगल की, समझ में आए, जिसमें हम हेड टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं इन द सेम ऑर्डर जो बोल रहा है, ठीक है। देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड कंप्लीटली बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड। तो इन दोनों को मिलाने के बाद जो थर्ड साइड होगी उसका क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो इसी का डेरिवेशन हम दोबारा से आज करेंगे जो पिछली क्लास में कर रहे थे, क्योंकि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड किया था, डायरेक्शन नहीं किया था। तो आज दोबारा से दोनों चीजें करते हुए चलते हैं। और ये पैरेललोग्राम लॉ, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जो लिखे हुए हैं शॉर्ट नोट, ये आपकी नोटबुक में होने चाहिए। अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा तो मैं पीपीटी शेयर करूंगा, इसमें से नोट कर लेना, ठीक है। चलो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, पहले उसको एक बार देख लो। जैसे यहां पर अगर आप देखोगे ना, यहां पर देखोगे तो यहां पर कौन सा लॉ लग रहा है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ये वाला जो आता है ना गुलेल जिसको हम बोलते हैं, अगर मान लो इसके दो जो ये रबर्स होते हैं, इनको जब हम अपनी तरफ स्ट्रेच करते हैं तो जो फोर्स लगता है, जो रिएक्शन फोर्स होता है, वो क्या होता है, इस तरीके से बनता है। एक ये हो गया F1 और ये वाला क्या हो गया F2। तो यहां पर जब हम इसमें पत्थर लगा के रखते हैं तो वो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो डायरेक्शन क्या होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। समझ में आया, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन जो है वो एक्सप्रेस हो रहा है। उसी तरीके से जो बर्ड फ्लाई करती, तो जब अपने विंग्स को वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में करती है तो उस समय वो दो फोर्स लगाती है, F1 और F2। तो ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसी का रिएक्शन फोर्स आपको क्या मिलेगा, R1 और R2। क्लियर हो गया ये चीज। और ये जो रिएक्शन फोर्स जो दो आपको दिख रहे हैं, उसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा, वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से। समझ में आया कि नहीं, जो पिछली क्लास में प्रेजेंट तो लोग अच्छे से कोरिलेट कर पा रहे होंगे। ये वाली दो साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम की साइड्स हो गई, और ये दो पैरेलल साइड्स हमने बना दी, फिर उसके बाद ये जो बना वो क्या हो गया, उसका डायगोनल। इसी वजह से बर्ड के ऊपर जो रिएक्शन फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स लगता है ऊपर की तरफ लगता है और वो फ्लाई कर पाती है। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। तो पहले हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं, चलो, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, इसको नोट करना, और इसका डेरिवेशन हम यहां से स्टार्ट करेंगे। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे आएगा, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, लिखो, टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are inclined to each other, are inclined to each other at an angle theta, at an angle theta, using vector law of addition, using vector law of addition, find the magnitude and direction of their resultant, find the magnitude and direction of their resultant। नोट कर लिया सबने, ओके। चलो अब इसके डेरिवेशन के लिए ना हम सबसे पहले मान लेते हैं ये है एक वेक्टर ए, ठीक है, इस तरीके से, और यहां पर बन रहा है एक वेक्टर बी, इस तरीके से। क्लियर हो गया ये चीज। इस पॉइंट को एक काम करते हैं, हम पॉइंट ओ ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम पॉइंट पी ले लेते हैं, और इस पॉइंट को हम पॉइंट क्यू ले लेते हैं। ओके, ठीक है। अब यहां पर दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों इंक्लाइंड है, किस एंगल पे इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे। अब यहां पर एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना,
कभी भी दो वेक्टर का जब हम एंगल की बात करते हैं तो वो एंगल दोनों के बाहर की तरफ बनने वाले एंगल होंगे, मतलब कि एक्सटीरियर एंगल होंगे। मतलब जैसे ये वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो इस तरफ जा रहा है ना, तो मतलब हम कौन सा एंगल कंसीडर करेंगे, ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे। समझ में आया ये चीज? तो जो थीटा की बात कर रहे हैं वो थीटा वाला एंगल इनफैक्ट कहां पर बन रहा है, इस जगह पे बन रहा है। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब इसका जो रिजल्टेंट बनेगा, तो अभी मैंने बताया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से अगर ये दो वेक्टर किसी ट्रायंगल की दो साइड है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो इस ट्रायंगल की क्या होगी, तीसरी साइड होगी। तो तीसरी साइड बना दो, इसका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लो। इसका रिजल्टेंट बनेगा इस तरीके से, जिसको हम मान लेते हैं वेक्टर आर से डिनोट कर रहे हैं। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। यहां तक समझ में आ गया सबको? अब ये कॉमन सी बात अगर आप समझोगे कि अगर मान लो मैं आर का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर को हम किससे डिनोट करेंगे, या तो इससे या तो सिंपली हम आर से डिनोट करेंगे। मैग्नीट्यूड में या तो ये सिंबल यूज करते हैं, मैग्नीट्यूड को मॉडुलस भी बोलते कई जगह पे, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, या फिर सिंपली ये यूज करेंगे। ठीक है, तो वो ए और बी के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर नहीं होंगे, सम के बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड अगर ऐड करोगे तो जो टोटल लेंथ होगी इसकी लेंथ उससे कम होगी। समझ में? क्लास 9th में भी ना एक प्रॉपर्टी होती थी ट्राइंगल्स की, जो तुम लोगों के टाइम शायद हटा दी गई थी। उस प्रॉपर्टी का ये मतलब था कि मान लो अगर किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड है तो जो 2 साइड्स होती हैं उनका सम हमेशा तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इसका मतलब अगर मान लो इन दोनों साइड का मैं सम करूंगा तो वो जो सम आएगा वो आर्स की लेंथ के से क्या हो जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा। समझ में आया? तो ये कॉमन सेंस सी बात हमें समझ में आ गई कि भाई ये डायरेक्ट इन दोनों का एडिशन करने से मुझे मैग्नीट्यूड नहीं मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा? तो उसके लिए ना हम एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। यहां पर कंस्ट्रक्शन में यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं पी से, क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और इसको मार्क कर देते हैं क्यू एम। क्लियर हो गया ये चीज? क्यू एम। अब यहां पर हम राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं। सो इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू एम, इन राइट ट्राइंगल ओ क्यू एम। अब मुझे इस ट्राइंगल के हाइपोटेनियस की लेंथ निकालनी है, तो इसका हाइपोटेनियस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ओ क्यू से डिनोट कर रहे हैं। तो ओ क्यू का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है। अब ओ क्यू एक्चुअल में ये मैग्नीट्यूड है जिसको मैं लिख सकता हूं आर लिख सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये चीज? और क्यू एम हमें नहीं पता है फिलहाल, क्योंकि हमें क्यू एम और ये जो पूरा पार्ट है वो ए और बी और थीटा के टर्म्स में चाहिए। हमारे पास सिर्फ 3 ही चीजें गिवन है। देखो यहां पर एक ए गिवन है, दूसरा क्या गिवन है, बी गिवन है, और तीसरा क्या गिवन है, थीटा। तो हमें जो भी आंसर चाहिए वो इन तीनों के टर्म्स में ही चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो यहां पर ध्यान देना, हम साइड में एक और छोटा सा ट्राइंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है यहां पर, क्यू पी एम। ये छोटा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ये वाला एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। यहां तक क्लियर हो गया? और यहां पर जो PQ की लेंथ है, PQ की लेंथ इस डायग्राम में देखो, PQ की लेंथ किसके इक्वल होगी, PQ की लेंथ इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, B। मतलब PQ की लेंथ यहां पर क्या हो गई, B। क्या ये समझ में आया? और पिछली क्लास में मैंने बताया था, कभी भी इस तरह का ट्राइंगल अगर आप लोगों को दिख जाए जिसमें आपको हाइपोटेनियस और एंगल गिवन है, तो उसका जो बेस होगा, उसका बेस हमेशा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा।
और जो उसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। और ऐसा क्यों होगा, इसके पीछे का रीजन याद आया? क्या था इसके पीछे का रीजन? इसके पीछे का रीजन था क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मतलब क्या हो गया, QM, और हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया, B। समझ में आया? तो QM की लेंथ क्या आ जाएगी यहां पर, B साइन थीटा। क्लियर हो गया? और इसका जो बेस है उसको निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या होता है, PM अपॉन B। क्या ये क्लियर? हाइपोटेनियस मतलब B है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा, B कॉस थीटा। इसको अब से ना डायरेक्टली यूज करना है हमें, अब वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनाना। अब हमें खुद हमेशा समझ जाना है कि कभी भी ऐसा दिख जाए, थीटा है, बेस निकालना है, मतलब वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस इनटू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर निकालना है मतलब हाइपोटेनियस इनटू साइन थीटा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? हाँ तो भाई यहां तक हो गया ना सबका। अब QM की जगह पे क्या रखेंगे, देख के बताओ। QM की जगह पे B साइन थीटा, QM की जगह पे आ जाएगा B साइन थीटा। क्लियर हो गया सबको ये? और होल स्क्वायर इसलिए लग गया होल स्क्वायर। ओके, और OM की जगह पे क्या आएगा, OM। तो OM तो दो पार्ट में है ना, OM में OP भी है और PM भी है। OM में OP भी है और क्या है, PM भी है। इन दोनों का एडिशन से बन रहा है OM। समझ में आई ये चीज? ठीक, ठीक है। अब इसके बाद ये वैल्यूज पुट कर दो, तो ये आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस OP की वैल्यू पुट करो भाई। OP की वैल्यू क्या है बताओ, OP का A, करेक्ट। OP मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो यहां पर हम क्या ले लेंगे, A। PM क्या है, PM B cos थीटा, तो यहां पर आ जाएगा B cos थीटा, और इसका क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? अब आगे सिंप्लीफाई करो उसको। R स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया सभी को? फिर इसके बाद क्या होगा, ये वाला और ये वाला टर्म दोनों में से क्या कॉमन निकल जाएगा, B स्क्वायर। तो R स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और क्या बच गया यहां पर, A स्क्वायर बच गया और एक और चीज बचा प्लस 2AB कॉस थीटा। ये क्लियर? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो बन गया 1। तो R स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। यहां तक क्लियर हो गया? तो नहीं, कॉस थीटा अगर 1 है तो A प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, है ना। लेकिन अभी कॉस थीटा की वैल्यू 1 नहीं है ना, तो अभी हम वैसे ही रहने देंगे। तो R की वैल्यू क्या बन जाएगी, रूट ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ये होगा रिजल्टेंट, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। समझ में आई ये चीज? हाँ, A स्क्वायर B स्क्वायर बाहर नहीं जाएगा, वो होल स्क्वायर होगा तभी बाहर जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? अब एक एग्जाम्पल के लिए इसको अलग अलग सिचुएशन में हम एनालाइज करते समझते जाना। मान लो कोई एक पर्सन जो है 5 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगा रहा है, कोई एक दूसरा पर्सन 7 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगा रहा है। समझ में आया ये चीज? दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम, दोनों अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना होगा मैग्नीट्यूड, 12 न्यूटन हो जाएगा। क्या किया तुम लोगों ने, यहां पर दोनों के फोर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ में आया? क्यों ऐड किया, क्योंकि डायरेक्शन क्या था, सेम।
लेकिन उसको हम यहां पर कैसे समझे, इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो यहां पर a की वैल्यू कितनी हो गई 5, b की वैल्यू कितनी हो गई 7, थीटा की वैल्यू क्या है 0, थीटा 0 मतलब ये क्या बन गया cos 0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो जब थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर, रूट ओवर क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। और अब वो रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा a प्लस बी, मतलब हम दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। समझ में आ गया ये चीज? ओके। दूसरी कंडीशन, मान लो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। 90 डिग्री मतलब मान लो एक पर्सन 5 न्यूटन, एक पर्सन 4 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगा रहा है, एक पर्सन 3 न्यूटन का फोर्स यहां पर लगा रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? तो थीटा की जगह पे यहां 90 डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा आर की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आ जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं ये चीज? और ये कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा ये 5 न्यूटन। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर थीटा की वैल्यू मान लो क्या हो जाएगी 180 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू 180, तो कॉस 180 कितना होता है -1। ये याद रखना, जो लोग बायो वाले हैं उन बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल जा सकती है, मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा, लेकिन इसका एक तरीका बताऊंगा वैल्यू याद रखने का। ठीक है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये पूरा क्या बन जाएगा r इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा -2ab बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो फाइनली a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिससे रूट से बाहर निकल के ये क्या बन जाएगा a माइनस बी। तो जब दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा दोनों का सब्सट्रैक्शन। क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो अभी जो हम रिजल्टेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें सिर्फ उसका क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, जो हमने पिछली क्लास में भी निकाला था, यहां तक डिस्कशन किया था। लेकिन हमने एक चीज नहीं निकाली थी, वो था एंगल, है ना? समझ में आया कि नहीं? जैसे कि अगर ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस सिचुएशन में क्या था, पहला केस में क्या था, कैसे बताओगे क्या था, किस तरीके से बताओगे कि इस सिचुएशन में रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या था? तो हमें बताने के लिए कोई रेफरेंस देना पड़ेगा ना। जैसे अगर मैं यहाँ का एड्रेस बताऊं कि क्या है, तो पासपोर्ट ऑफिस के सामने है, एक एग्जांपल के लिए। तो वैसे ही रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, तो वही डायरेक्शन है जो किसका डायरेक्शन है, पहले वाले फोर्स का डायरेक्शन, या पहले वाले वेक्टर का डायरेक्शन है, या वेक्टर ए का डायरेक्शन है। समझ में आई ये चीज? अब अगर मान लो ये वाली सिचुएशन लेते हैं, ये वाली सिचुएशन लेते हैं जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में है, तो समझ में आया? उस समय भी उसके हिसाब से बता दोगे। तो आपको रेफरेंस में कोई ना कोई एक वेक्टर लेना पड़ेगा जिसके रेफरेंस में आप बताओगे। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है उसके रेफरेंस में हम बता रहे हैं कि जो रिजल्टेंट है वो किस डायरेक्शन में है। तो उसके लिए मुझे क्या बताना पड़ेगा, एंगल बताना पड़ेगा कि जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए से किस एंगल पे बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो यहां पर ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, और रिजल्टेंट का डायरेक्शन मतलब अल्फा की वैल्यू। आया ये समझ में जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू मतलब रिजल्टेंट का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो अब लिखो, ये मैग्नीट्यूड तक है ना, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। इसके बाद लिखना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। हाँ, तो बताओ भाई, अल्फा की वैल्यू इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के कैसे डिसाइड करोगे? तो हाँ, तो ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल लेना, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें तुम्हें चाहिए अल्फा की वैल्यू। तो मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले सकता हूं, साइन कॉस टेन, लेकिन मैं यहाँ 10 लेना प्रेफर करूंगा, बिकॉज मैं आर के टर्म्स में, हाइपोटेनियस के टर्म्स में नहीं चाहता, मैं सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस के टर्म्स में चाह रहा हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर एक काम करता हूं,
टेन अल्फा या टेन थीटा जो भी आप बोलते हैं, यहां हम अल्फा ले रहे हैं, टेन अल्फा का फॉर्मूला लगाएंगे। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, क्यूएम, और बेस क्या आ जाएगा, ओ एम। क्या ये क्लियर हो गया। फर्दर टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, अब बताओ क्यूएम की वैल्यू हमने निकाल रखी थी ना, देखो क्यूएम की वैल्यू 20, क्यूएम की वैल्यू क्या थी, बी साइन थीटा। क्यूएम की वैल्यू हो गई यहां पर बी साइन थीटा, और ओएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओएम की वैल्यू हो जाएगी ओ एम, हाँ, ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया सबको। ये वाला जो है मैं इसमें भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, और ये क्या हो गया है, बी साइन थीटा। तो यहां पर ये टोटल लेंथ ये हो जाएगी यहां से लेके यहां तक की, है ना, और ये वाला। क्या ये क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो एक और चीज, यहां तक हो गया ना सबका। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल वाला पार्ट है, तो ध्यान से सुनना। मान लो कि ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके टेन अल्फा की वैल्यू आ गई 1/√3, मान लो। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री, क्योंकि आप देखोगे कि भाई कब आता है टेन अल्फा इतना। तो आप क्या करोगे, आप इनफैक्ट ऐसा करोगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे इसको, टेन 30 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया। टेन और टेन कट गया, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 30 डिग्री। क्या ये क्लियर है। मान लो ये 1 आएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। लेकिन अगर मान लो ये वैल्यू ऐसे आएगी, टेन अल्फा इज इक्वल टू 3/4, तो आपको तो नहीं पता 3/4 कब आता है। तो इस सिचुएशन में आप अल्फा की वैल्यू क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 3/4, आप इस तरीके से लिखोगे। क्या किया, मैं एक सिंपली चीज बता रहा हूं, टेन को मैंने उधर भेज दिया, टेन उधर जाएगा तो उधर उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इनवर्स। अब ये अभी समझाना मेरे लिए मुश्किल है कि टेन इनवर्स का क्या मतलब होता है। ये एक्चुअली एक नया फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो 12th मैथमेटिक्स में आता है। फिलहाल आप ये समझ लो कि अगर ये वाली वैल्यू आपको नहीं पता किस एंगल पे आती है, तो आप एंगल की वैल्यू सीधे सीधे ऐसे लिख दोगे। क्या ये क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो ये वाला जो डेरिवेशन है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, ये बहुत बार पूछा जाता है, और इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग बुक्स में। हटा दो फिर, ये हो गया तो सबका। चलो अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इन पे बेस्ड ये वाली चीज एक बार देख लो, ये मैंने अभी बता दिया ना, स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस ये ध्यान रखना, जब भी मैंने बताया था थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a प्लस बी। थीटा इज इक्वल्स टू 180 होगा तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, a माइनस बी। और थीटा इज इक्वल्स टू 90 होगा, थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। यहां पर एंगल में भी एक चीज थोड़ा ध्यान से सुनना, अगर मान लो थीटा इज इक्वल्स टू 90 है ना, तो उस सिचुएशन में जो अल्फा, यहां पर इसने इसको बीटा से डिनोट किया, मैंने अभी जो डेरिवेशन कराया उसमें किससे डिनोट किया, अल्फा से। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स b/a। खैर अगर नहीं भी ध्यान रखोगे स्पेशल केस तो अप्लाई कर लोगे, समझ गए ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन पे बेस्ड। तो ये वेक्टर पे बेस्ड है, फिलहाल मैं इस पे बेस्ड करवाता हूं। ये वाला क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, चलो स्टार्ट करते हैं। हम्म, किसी के पास 11th की एनसीईआरटी की बुक है क्या, कोई भी वर्जन चलेगा। एक उसका क्वेश्चन है, मेरे को वो क्वेश्चन करवाना था। हाँ उस दिन जो बता रहा, हाँ हाँ हाँ, मैं उसको लेकिन मॉडिफाई करके करवाऊंगा थोड़ा सा, क्योंकि उसका कैलकुलेशन बहुत वो है, कंफ्यूज करेगा तुम लोग कैलकुलेशन। हम्म,
हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, अ बॉडी इज साइमल्टेनियसली गिवन टू वेलोसिटीज, one of 30 meter per second due east and other of 40 meter per second due north, है ना? Find the resultant velocity. तो आप चाहो तो डायग्राम से बनाओ, चाहो तो बिना डायग्राम के बनाओ, जैसे भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो पहली चीज, आपको यहां पर दो वेलोसिटीज गिवन हैं, तो पहली वेलोसिटी को चाहो तो आप v1 ले लो, जो कितना है 30 मीटर पर सेकेंड। दूसरी वेलोसिटी को आप v2 ले लो, जो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये वेलोसिटी में ये मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में उसका डायरेक्शन भी दिया है। तो ये वाली वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ईस्ट, और ये कहां पर अप्लाई हो रही है, नॉर्थ। क्या ये क्लियर हो गया? अब यहां पर ना इस क्वेश्चन में आपको इसके रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी में आपको दोनों चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अभी मैग्नीट्यूड को हमने किससे डिनोट किया था, आर से। फॉर्मूला क्या था, याद करो, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये था फॉर्मूला। अब यहां पर बताओ ए क्या है, बी क्या है और थीटा क्या है। ए मतलब इसका मैग्नीट्यूड को हम क्या ले लेंगे, ए। क्लियर हो गया? तो ए इज इक्वल्स टू हो गया 30, बी की वैल्यू क्या हो गई 40, और थीटा क्या लेंगे 90। क्यों 90 लेंगे, नॉर्थ और ईस्ट, तो ये हो गया नॉर्थ, हम यूजुअली ऐसा ग्राफिकली डिनोट करते हैं, ईस्ट ये हो गया, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू हम यहां पर ले लेंगे 90 डिग्री। क्या ये समझ में आ गया? तो ये r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस 90। कॉस 90 होता है 0, जिसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा 0। क्लियर? और r की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ओवर 900 प्लस 1600, मतलब r इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2500। तो आंसर कितना आ जाएगा, हाँ 50 मीटर पर सेकेंड। ये रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा इसका, डायरेक्शन के लिए अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, tan अल्फा इज इक्वल्स टू, रिकॉल करो क्या था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर? अब यहां पर b साइन थीटा, b मतलब 40, साइन थीटा मतलब साइन 90, अपॉन a प्लस बी मतलब 30 प्लस 40 कॉस 90। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 40 अपॉन 30, जिसको और सिंप्लीफाई करके क्या लिखोगे 4/3 tan अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 4/3। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मान लो आपको क्वेश्चन में ये वैल्यू दी हुई है, तो आप सीधे वो लिख देना, नहीं दिया तो ये, तुम लोगों के पास कैलकुलेटर है, तुम लोगों को न्यूमेरिकल वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकल जाती है अगर कैलकुलेटर में पुट करोगे तो। समझ में आ गया सारे बच्चों को ये कैसे करना है? अच्छा, एक अंदाजे के लिए मान लो ये एमसीक्यू में आ गया और आपसे क्वेश्चन में ये पूछा कि भाई ये बताओ अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 35 डिग्री, ऑप्शन डी 45 डिग्री, ऑप्शन डी 50 डिग्री। तो क्या लिखोगे? अंदाजा है, 4 ऑप्शन है, एक तुक्का मारना है। कौन सा तुक्का मारोगे? 50। क्यों? हाँ, लेकिन तुक्का भी ऐसा तो नहीं मारेंगे। अगर मान लो आंख में पट्टी मार के बांध के बोला जाए कि वहां सामने एक जगह निशाना मारना है, तो ऐसा तो नहीं मारोगे ना, लॉजिक लगाओगे ना, अच्छा इस डायरेक्शन में आना है। हाँ। ये 0 होता है, 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, मतलब इस एंगल के बीच में tan की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, और 45 से बड़े में वो 1 से लेके कहां तक जाता है, इंफिनिटी तक। और ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, 1 से बड़ी आ रही है, मतलब एंगल जो भी होगा वो 45 से ग्रेटर वाला होगा। समझ में आया ये चीज? ठीक है,
क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को मैं। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था, तो एंगल वाला हो गया। अब कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं जो कई बार पूछे गए हैं और अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए वो सारी चीजें। ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। इस टाइप के केस स्टडी वाले क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, देखो ध्यान से समझना। केस स्टडी वाले क्वेश्चन मतलब कि ऐसा क्वेश्चन दे देगा और उसका पूरा फोर्स का एनालिसिस करने बोलेगा, वो किस डायरेक्शन में जाएगा। क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ सकता है व्हाई द बर्ड फ्लाइज अपवर्ड व्हेन, उसके विंग्स जो है वो फ्लाई करते हैं, मतलब समझ में आया ना, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, ये सारा स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है। हाँ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ओके, देखो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। अगर मान लो एक फोर्स इस डायरेक्शन में, या एक वेक्टर का डायरेक्शन ये है, दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन ये है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम के सेंस में बनेगा। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए कुछ नहीं करना है, ये वाला जो वेक्टर है ना, इसी को उठा के आप इधर पे लगा दो, दोनों वेक्टर आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, और इसके बाद इसको आगे एक्सटेंड कर दो, तो ये कौन सा लॉ बन गया? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वो सेम है, दोनों कोई डिफरेंस नहीं है। समझ में आई ये चीज? ठीक है, चलो अब आते हैं कुछ सिंपल क्वेश्चन पे। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपने किए थे मैग्नीट्यूड निकालने वाले, ये वाले क्वेश्चन भी कर दिए थे। सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, ये भी हो गया था। ये भी हो गया था। हाँ, ये भी हो गया था क्या? चलो यहां से करना चालू करो, नोट करो। फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स। तो आपको इन वेक्टर्स का सम निकालना है, कंपोनेंट्स के फॉर्म में गिवन है। हो गया था a प्लस बी प्लस सी। तो भाई देखो, अगर कंपोनेंट दिए हैं, वेक्टर का एडिशन निकालना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, कंपोनेंट्स को ऐड कर देना है। जैसे आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट्स के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये? नहीं, 0i, 1i माइनस 2i प्लस 1i, मतलब क्या बन जाएगा ये? 0i। जे वाला कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, तो -2 + 4 - 6, मतलब कितना हो जाएगा ये? -4j। के 5k और -7k, कितना बनेगा ये? -k। तो फाइनली इन तीनों के एडिशन का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वेक्टर आर मान लेता हूं उसे, वो हो जाएगा 0i, जिसको नहीं भी लिखूंगा तो चलेगा, +4j -k। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन नोट करने, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में, मतलब ये बोलना नहीं, इससे मिलता जुलता। ठीक है, मैं एक जेडब्ल्यू का क्वेश्चन इसी तरह का बताऊंगा तुम लोगों को, जो आया था। फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। हम्म, हाँ, अ, परसों था ना? कल था, कल था, हाँ। ओके, नोट किया सबने? हाँ, इधर इधर पे सारे बच्चे इधर ध्यान देना, पहले सुन लो अच्छे से। अभी ये वेक्टर ए जो आपको दिख रहा है, इसके कंपोनेंट्स आपको क्लियर है? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालने बोलूं तो क्या होगा? लिखते भी जाओ मेरे साथ में और करते भी जाओ। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए तो क्या होगा? √, लिखो लिखो लिखो, 1² + 1² + 2², ऐसे ही होगा। मैग्नीट्यूड क्लियर है सबको? कंपोनेंट के फॉर्म में दिया है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आ जाएगा? ये √6। क्लियर हो गया? हम्म, और डायरेक्शन क्या है? ये है, ये उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। अब अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो लिखो यहां पर, यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, ऑफ वेक्टर ए, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। समझ में आई ये चीज? मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 मिलता है। तो यहां वही कंसेप्ट है, ये वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा? उसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। कैसे होगा ये समझ में नहीं आया, मैं इसको एक एग्जांपल से और बताता हूं, समझना। अभी फिलहाल ये चीज लिखो, इसको अप्लाई करो, फिर मैं समझाता हूं। और किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर है तो ऊपर में क्या आ जाएगा? कैप आ जाएगा। क्लियर? अब पहले हम इस चीज का कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम ए कैप की वैल्यू निकालते हैं। तो ए कैप की वैल्यू निकालने के लिए हमें वेक्टर चाहिए, वेक्टर ए जो हमें दिया गया है। तो वेक्टर ए क्या हो गया? आई प्लस जे प्लस 2k, ये हो गया वेक्टर ए, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? √6। क्लियर हो गया सबको ये? तो ए कैप की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 1/√6 आई प्लस 1/√6 जे प्लस 2/√6 के। ये क्लियर हो गया सबको? अब अगर मैं ये बोलूं कि भाई इसका यूनिट वेक्टर निकालो, क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, बताओ क्या आएगा? इसका मैग्नीट्यूड निकालो, क्या आएगा? √1/√6 होल स्क्वायर प्लस 1/√6 होल स्क्वायर प्लस 2/√6 होल स्क्वायर, ऐसे ही होगा। तो कितना आ जाएगा? 1/6 प्लस 1/6 प्लस 4/6। फाइनली आपको क्या मिलेगा? 1। यहां तक हुआ क्लियर सबको? अब अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये वेक्टर ए था जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों था। हमने उसके मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड कर दिया तो हमें सिर्फ क्या मिल गया? डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड उसका क्या हो जाएगा? 1। समझ में आई ये चीज? मान लो अगर मैं बोलता हूं किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है 15 मीटर इन नॉर्थ, 15 मीटर इन नॉर्थ इस डायरेक्शन में, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया? डायरेक्शन। अब इसके मैग्नीट्यूड से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 1 मीटर नॉर्थ। समझ में आया कि नहीं? तो बस वही काम किया, जो वेक्टर दिया था मैंने उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मुझे क्या मिल गया? उसका यूनिट वेक्टर मिल गया। क्या ये क्लियर हो गया? एक नया क्वेश्चन नोट करो और उसका मुझे जो जो चीज पूछ रहा हूं वो निकाल के बताओ। कंसीडर ए वेक्टर बी, कंसीडर ए वेक्टर बी आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। कंसीडर ए वेक्टर, वेक्टर बी इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस 2k। हो गया? अब लिखो फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, ये फर्स्ट है ना, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड। सेकंड है फाइंड यूनिट वेक्टर in the direction of vector b। थर्ड लिखना find another vector, find another vector in the direction of vector b and having magnitude 5 units। अगला लिखना find another vector, find another vector in the direction of vector b find another vector in the direction of vector b
and having magnitude same as vector A, and having magnitude same as vector A. वेक्टर ए ये वाला है। हाँ ठीक है, चलो स्टार्ट करो एक एक करके। तो सबसे पहला क्या निकालना है? फर्स्ट निकालोगे मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर भी बताओ जल्दी से क्या आया। हम्म √1² + 2² + -2²। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी ये आ जाएगा √9, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 3। सबका आ गया मैग्नीट्यूड सही। हाँ, फिर क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे? बी कैप। तो ये कितना आ रहा है? वेक्टर बी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से, मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर बी आपको क्वेश्चन में दिया गया था, मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया है, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/3 आया क्या सबका? देखो जल्दी से। फिर प्लस 2/3 J -2/3 K। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ये हो गया वेक्टर, ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, अब तीसरे पार्ट में क्या निकालना है? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? आपको एक नया वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अभी ये जो बी कैप जो आपने निकाला है, बी कैप है ना, इसका मतलब क्या है? ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। इसका डायरेक्शन की क्या है? इसका डायरेक्शन वही है जो किसका डायरेक्शन है? बी का। मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो मेरी बात ध्यान से। ये जो अभी निकाला इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका डायरेक्शन क्या है? बी का डायरेक्शन है। आपको नया वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन बी का होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। तो मान लेते हैं वो नया वेक्टर क्या है हमारे लिए? सी है, जिसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए 5, डायरेक्शन होना चाहिए बी का। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी कैप से। बी कैप से ही करोगे तो ही सही आंसर आएगा, बी से करोगे तो गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। तो 1 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तभी मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो क्या आएगा आपका फाइनल आंसर? 5 इंटू दिस वेक्टर। तो क्या हो जाएगा? 5/3 I प्लस 10/3 J -10/3 K। क्या ये समझ में आया? ये कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या पलक? मैग्नीट्यूड निकाल दे रहे हो क्या उसका? रूट नहीं लगाना उसमें, बस ये आंसर खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर? उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, मान लो सी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है क्वेश्चन में? तो अब आपको नया वेक्टर निकालना है जिसका डायरेक्शन बी का होना चाहिए, मैग्नीट्यूड ए का होना चाहिए। तो डायरेक्शन बी का तो वो आपने निकाल लिया, ये बी के डायरेक्शन का कौन सा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया है, ये है ए का मैग्नीट्यूड। समझ में आया ये चीज? तो जो नया वेक्टर होगा वो कैसे मिलेगा? इसके मैग्नीट्यूड को इसके डायरेक्शन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। √6/3 एंड दिस। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो हटा दो फिर इसको मैं। अब देखो मैं जो बोल रहा था, इसी लेवल का क्वेश्चन जो जेई नीट में आया है, वो एक क्वेश्चन मुझे दिखा था, मैंने कहीं पर ला के रखा था, देखता हूं एक बार मिल जाए तो।
शायद मैंने नहीं लिखा उस क्वेश्चन को, देखा था लेकिन शायद लिखा नहीं होगा, इसमें तो नहीं है। हाँ यही है, जेई मेन का 24 का क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन है। हाँ चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ए वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी। A vector has magnitude same as vector A and parallel to vector B. Then x and y components of this vector, हाँ हाँ, then sorry, the x and y components of this vector in first quadrant are x and y respectively, where x is question mark. हो गया? अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत ये चीजें देखो, प्रॉब्लम क्या आ जाएगी पता, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा ना, तो तुम लोगों को अपना लॉजिक यूज करना है, बार बार क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्या इसका मतलब निकल रहा है। ठीक है, जैसे आपको बोल रहा है एक वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड सेम एज ए है, तो जिस वेक्टर की ये बात कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। समझ में आ गया? तो भाई ए का मैग्नीट्यूड पहले ही हम निकाल लेते हैं ताकि हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाए। कितना आएगा बताओ? √3² प्लस 4² मतलब कितना आ जाएगा, 5। तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में अगर वेक्टर बी नहीं भी दिया होता तो भी आप लोग आंसर बता सकते थे। समझ गए कैसे? क्योंकि ये दे दिया आपको, फिर बोल रहा है कि उसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन में है, बी के डायरेक्शन में। बी के डायरेक्शन में मतलब बी से पैरेलल है, जो मैं डायरेक्शन में या पैरेलल दोनों का मतलब क्या हो गया, सेम। और एक्स और वाई उसके कंपोनेंट है, तो जिस वेक्टर की बात कर रहा है मान लो वो वेक्टर है सी, और उसके जो एक्स और वाई कंपोनेंट है, तो एक कंपोनेंट क्या हो गया, एक्स आई, और वाई कंपोनेंट की वैल्यू उसने दे दी है, कितनी दे दी है, वाई कंपोनेंट की वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया 3j। क्या ये क्लियर हो गया? तो जो c का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, वो क्या होगा, √x² प्लस 3²। क्या ये क्लियर हो गया? अब c का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, तो यहां पर 5 इज इक्वल्स टू क्या आ गया, √x² प्लस 3²। क्या ये समझ में आया? तो ये कितना होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25, ये हो जाएगा x² प्लस 9, ऐसा ही होगा। ये 9 इधर जाएगा, 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा 16, तो x की वैल्यू क्या आएगी, +-4। समझ में आया? अब हमको इसने बोल दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, +4। समझ में आया कि नहीं ये चीज? ठीक है, वेक्टर बी दे दिया अच्छी बात है, नहीं दिया रहता तो भी हमें चल जाता। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हटा दोगे इसको फिर मैं? अब चलो, अब मैं अब कुछ करवाता नहीं हूं, तुम लोगों से ही सॉल्व करने के लिए बोलता हूं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना। यार ये पोजीशन वेक्टर वाले कुछ क्वेश्चन है जो मुझे करवाने हैं, मैं नहीं करवाया हूं।
कुछ क्वेश्चंस मैं फिलहाल दे देता हूं यहाँ पर, जिसको तुम लोग सॉल्व करो पहले। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। हम्म, अच्छा ये वाला भी क्वेश्चन मेरे को देना था, ये वाला भी भूल गया था। देखो मैं फिजिक्स में ना ज्यादा थ्योरी व्योरी लिखाऊंगा नहीं, तुम लोग लिख लोगे ना खुद से। ये नोट्स वोट्स मैं दे दूंगा, जो भी चीजें रहेंगी। मैं सीधा डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, ये दो चीज पे ज्यादा फोकस करूंगा। हो गया, बन गया। मैग्नीट्यूड पता नहीं, चेक करते हैं। हाँ दिया मैग्नीट्यूड इसका, √725। थोड़ा कुछ गड़बड़ आ रहा है। पहले तो डायग्रामेटिकली देखते हैं सही बनाया कि नहीं तुम लोगों ने। एक मोटर बोट है जो किस डायरेक्शन में जा रही है, नॉर्थ। तो ये हो गया नॉर्थ, है ना। और यहां पर इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको मैं वी ए ले लेता हूं। समझ में आ गया। वेक्टर वी ए ये हो गया नॉर्थ में। वी ए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नॉर्थ। क्लियर हो गया ये चीज। फिर दूसरा जो वेक्टर है वो वाटर करंट जो है इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ऑफ साउथ। तो शायद यहां पर आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी, 60 डिग्री ऑफ साउथ का मतलब क्या है। तो अगर आप इस वाले पोर्शन को ले रहे हो नॉर्थ, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, साउथ। समझ में आ गया। 60 डिग्री ऑफ साउथ मतलब साउथ से 60 डिग्री बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया। हाँ, हाँ ईस्ट ऑफ साउथ। तो अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, और ये वाला क्या हो जाएगा, वेस्ट। मतलब साउथ से ईस्ट के डायरेक्शन में 60 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया। हम्म। तो यहां पर ये जो वी बी है, ये आपको गिवन है, कितना गिवन है, 10 किलोमीटर पर आवर। यहां तक क्लियर हो गया। अब दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा, मैग्नीट्यूड तो आपको दोनों का दिया हुआ है, दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 120 डिग्री।
क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर अगर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है, पहले तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अगर आप यहां पर लगाते हैं, कौन सा लगेगा? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन लगाने के लिए आपको यहां से एक पैरेलल बनाना पड़ेगा इस वाले के, और यहां से एक पैरेलल बनाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? तो जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऐसा कुछ बनेगा। क्या ये क्लियर हो गया? अगर डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूं, है ना, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर की जो वैल्यू होगी वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगी? जो हमने डिराइव किया था, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ ए स्क्वायर की जगह पे क्या लिख देंगे? वी ए का स्क्वायर प्लस वी बी का स्क्वायर प्लस 2va वी कॉस थीटा। ये समझ में आ गया सबको? तो R इज इक्वल्स टू रूट ओवर वी ए की जगह पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर, वीबी की जगह पे आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 25 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा? कॉस 120 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया? अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू बायो वालों को तो पता नहीं होगी, मैथ्स वाले भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगी। नहीं, मैं बताता हूं। चलो एक काम करो, सारे बच्चे ना ये डायग्राम बनाओ और इससे याद रखना। नहीं, माइनस -1/2। हाँ सही। हम्म। तो ये कॉस का ऐसा डायग्राम बना लो, याद रहेगा जिससे। ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है। फिर 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। फिर 45 की वैल्यू तो याद रहती है 1/√2। फिर 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। और 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। फिर रिवर्स ऑर्डर में वैसे ही चलता है। तो ये और 30 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 120। तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2, क्योंकि नीचे गया। फिर उसके बाद अगला एंगल कौन सा आ जाएगा? 30 प्लस 15 करेंगे तो 135 डिग्री। 135 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? थोड़ा बड़ा बनाना, मेरे पास तो जगह नहीं था, तो मैं 135 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/√2। फिर अगला एंगल कौन सा आ जाएगा? 150 डिग्री। 150 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -√3/2। -√3/2। और फिर उसके बाद 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये 180 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। फिर उसके बाद उसी अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो ना? वो जो सेगमेंट लेते हैं ना, जैसे 30 का लिया फिर 45 हो गया, इस तरीके से उसी को रेप्लीकेट करते जाना है। मैं बायो वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैथ्स वाले भी ऐसा कर सकते हैं ये तरीका, नहीं तो वो कन्वर्जन रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1/2। तो जब -1/2 पुट करोगे तो क्या आएगा सॉल्व करने पे? रूट ओवर ये हो जाएगा 625 प्लस 100, और ये -1/2 के कारण माइनस हो जाएगा, और ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा? 250। फिर कितना हो जाएगा? √725 - 250 कितना बनेगा बताओ? रूट ओवर 475। 475 ही आएगा ना? 475 का रूट कितना होता है? तो 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है। तो 5 से डिवाइड होगा, 5 9 45, 5 5 25। अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 5, 5 9 45। मतलब ये आ जाएगा 5√19। 5√19 आ जाएगा। √19 की अंदाजन वैल्यू कितनी होती है? 4 से ज्यादा होगी, क्योंकि 16 का √4 होता है, और 5 से कम होगी, 4 और 5 के बीच में। मान लेते हैं 4.5 अंदाजे में ले लेते हैं। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 5 25 का 5 आ गया, 2 5 4 22.5 समथिंग आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर इसका कुछ 26 कुछ होगा। हमने अंदाजे में ले लिया इसलिए। समझ में आ गया? ओके। क्या ये क्लियर हो गया?
अभी इसका डायरेक्शन भी पूछा है क्या? हाँ, डायरेक्शन भी पूछा है। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट बोला है, उसने ऐसा मेंशन नहीं किया कि मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। तो वेलोसिटी में दोनों होगा, तो इसलिए अभी आपने निकाला मैग्नीट्यूड, अब क्या निकालोगे? डायरेक्शन निकाल लोगे ये। ठीक है, तो एक बार चेक कर लो इधर पे, इस तरीके का कुछ बनेगा जो हम यहां पर कैलकुलेशन 21.8 कुछ आ रहा है। और डायरेक्शन के लिए जो भी हमने फॉर्मूला देखा था, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कॉस 120 की वैल्यू होती है -1/2। अब ये कैसे आया मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। मैथ्स वाले बच्चों को तो डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, ओके, हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। कौन सा ले? ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, अगर सही सॉल्व कर लिए तो। मेरे को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना कि इतने देर पढ़े तो कुछ बन रहा है क्वेश्चन। सॉल्व करो, मैं 1 मिनट आता हूँ, कोई आया। तुम सही सॉल्व कर रही हो लेकिन आंसर गलत बता रही हो। हाँ, करेक्ट। सही है। आ गया? यस, करेक्ट। और किसी का? आ गया? 50 और 25 नहीं, 15। हाँ, करेक्ट है। कैसे आया? ऐसे नहीं। और इधर पे देखो, पहले समझो। देखो, जो दो फोर्सेस लग रहे हैं उनका रेशियो आपको गिवन है। तो मान लो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है
दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरीके से है ना। तो पहला फोर्स और दूसरे फोर्स के जो मैग्नीट्यूड का रेशियो है वो 3:5 है। तो ये वाला जो फोर्स है इसको हम ले लेते हैं 3x और ये वाले फोर्स को हम क्या ले लेते हैं 5x। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, इसका जो रिजल्टेंट बनेगा आपको उसका भी मैग्नीट्यूड गिवन है। कितना गिवन है वो? 35। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये बताओ, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को निकालने का एक फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया ना, क्या था? R इज इक्वल्स टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां a और b की वैल्यू तो आपको दे दी गई है, 2ab कॉस थीटा। a और b की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये a हो गया, ये क्या हो गया? b हो गया, और ये क्या हो गया? r हो गया। समझ में आ गया? थीटा की वैल्यू भी गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी गिवन है। थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो अब यहां पर वैल्यू पुट करो, r की जगह पे क्या आ जाएगा? 35 रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा? 5x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5x इंटू 3x इंटू कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस 60। क्या ये क्लियर हो गया सबको? सॉल्व करो, x मिल जाएगा। हाँ, कैसे बनाया? क्या किया? हम्म, नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं होता वो। ये इस चीज से क्या फर्क पड़ता है? ये वाला बोल रहे हो? हाँ तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? ये 3x ले लिया होगा, ये 5x ले लिया, दोनों का मतलब सेम है ना। अच्छा, हाँ वो क्यों हुआ? क्योंकि हम हमेशा एंगल कोई भी दो वेक्टर का तभी लेते हैं जब दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। समझ में आई ये चीज? अगर मान लो अगर ऐसा हो गया, एक एंगल ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, तो एक का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल, उस एंगल को नहीं माना जाता। तो ये एंगल जहां बाहर की तरफ निकल रहा है, तो यही एंगल को दो वेक्टर के बीच का एंगल लिया जाता है। समझ में आई ये चीज? हाँ हाँ, तो ये सॉल्व करने के बाद आपको x की वैल्यू यहाँ पर 5 मिल रही होगी, और x की वैल्यू 5 जब यहाँ वापस से पुट करोगे तो 15 और 25 आएगा। समझ में आ गया? हो गया? तेरा भी बन गया शशांक, वसुधा? ठीक है, क्लियर है सबको ये? तो ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो एक काम करना, मैं हर वीक में एक दिन ना कॉपी चेक किया करूंगा, ठीक है? ये जरूरी है क्योंकि सबसे टफ सब्जेक्ट बच्चों को फिजिक्स लगता है। पूछ लेना किसी भी अपने सीनियर से जो 11th या 12th में जो किए होंगे। कुछ लोगों को केमिस्ट्री भी लगता है, ठीक है? किसको केमिस्ट्री लगता है? हाँ, ठीक है, तो लोग मेरी कैटेगरी वाले, मेरे को भी केमिस्ट्री लगता था, ठीक है। और बाकी फिजिक्स टफ लगता है ज्यादातर बच्चों को, और पेपर भी उसका टफ आता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है रिटन प्रैक्टिस करना, ठीक है? तो थ्योरेटिकल पार्ट को एकदम शॉर्ट नोट में बना के रखो, डेरिवेशन को एक बार खुद से प्रैक्टिस करो, और न्यूमेरिकल ज्यादा से ज्यादा करो, क्योंकि न्यूमेरिकल आपको आपको क्वेश्चन को समझने में हेल्प करेगा। और अगर कभी डेरिवेशन घुमा फिरा के आता है तो भी आप न्यूमेरिकल के थ्रू उसको समझ सकते हैं। समझ में आई ये चीज? ठीक है, तो मैं एक दिन हर वीक में क्वेश्चन कॉपी चेक किया करूंगा, और आज ये वाला पीडीएफ में भेज दूंगा जिसमें सारे शॉर्ट नोट्स लिखे हुए हैं।